हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन। आज की इस क्लास के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत स्वैपिंग, बफरिंग और स्पूलिंग क्या होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लगभग इसमें से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल बेस पर आपको पूछे जाते हैं और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपके बेसिक और वरिष्ठ दोनों के अंतर्गत जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर्स है वो पूछा गया है। तो ध्यान रखें कि प्रति एक टॉपिक को जो है आपको ध्यान से समझना है और इसके लिए जो भी एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं तो उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर उसका जो है देना है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट आपसे पीछे कि नेक्स्ट लेक्चर अगर आप टाइम टू टाइम प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो तो उसको आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वैपिंग की, उसके बाद बफरिंग और उसके बाद हम स्पूलिंग की बात करेंगे। थोड़ा सा इससे पहले जो हमने क्लास की बात की थी डिमांड पेजिंग के बारे में, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि एक बार आप थोड़ा सा समझे, उसके बाद हम जो है इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले जो है पेजिंग के बारे में पढ़ा था। पेजिंग, ये पेजिंग क्या होता है? जिन्होंने आज मेरी क्लास फर्स्ट बार जो है स्टार्ट किए तो उनको बता दूं कि इससे पहले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की लगभग सभी क्लासेस जो है अपलोड कर दी है चैनल पर, और उसके अंदर हमने देखा था कि आखिर ये पेजिंग क्या होता है। पेजिंग होता है, देखो, एक पेजिंग होता है और एक होता है सेगमेंटेशन। ये दोनों क्या चीजें हैं? देखो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में चलती हैं। पेजिंग मतलब क्या होता है कि आपकी जो एक मेन मेमोरी है उसको हम एक समान भाग में बांट देते हैं। तो वो भाग बने हैं हमारे लिए, उनको हम किस नाम से जानते हैं भाई? पेजिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेजिंग के नाम से जानते हैं। अगर उसके विपरीत, अगर ऑपोजिटली बात करें तो इस मेमोरी के अंदर कोई भाग छोटा, मतलब कोई एरिया छोटा कोई बड़ा, तो ये जो एरिया बनते हैं इन एरियाज को जो बिना कोई समान भाग के माने जाते हैं। मतलब सेगमेंटेशन जो होता है बेसिकली, उसका डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले कि इसका जो एरिया होता है वो कभी छोटा भी हो सकता है कभी बड़ा भी हो सकता है, यानी इसका कोई फिक्स एरिया नहीं होता है। जबकि फिक्स एरिया किसका रहता है भाई? पेजिंग का रहता है। तो ये इन दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंस भी जो है वहां पर बताए थे। उसके बाद हमने कल जो है इसके बारे में बात की थी कि आखिर डिमांड पेजिंग क्या होती है। तो डिमांड पेजिंग के अंदर आपको मैंने वर्चुअल और फिजिकल एड्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अब वर्चुअल और फिजिकल एड्रेस क्या होता है इसको ट्रिकली याद रखो, ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसको ट्रिकली याद ऐसे रखना है कि जो एड्रेस आपकी मेन मेमोरी मतलब क्या है? आपकी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अस्थिर प्रकृति की होती है, यानी जिसके अंदर डेटा जो होता है कंप्यूटर के ऑन होने तक रहता है। लाइट ऑफ हुई तो सीपीयू उस आपके रैम में से जो डेटा होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। और परमानेंट डेटा को अगर स्टोर करने की बात आती है तो हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट कि अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि यहां पर हमने पेजिंग के अंतर्गत क्या जाना था। तो पेजिंग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल और फिजिकल एड्रेस की बात की थी। तो जो आपके रैम के अंदर जो भी आपके वेरिएबल क्रिएट होते हैं या जो भी आप एक एड्रेस के लिए जो नाम देते हैं, आपके वो वेरिएबल जो होते हैं, तो वहां पर जो इसका जो एलोकेशन होता है वो होता है आपका फिजिकल एड्रेस। ठीक है, अब वर्चुअल एड्रेस कौन जनरेट करता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्चुअल एड्रेस को सीपीयू जनरेट करता है। अच्छा, वर्चुअल और फिजिकल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो, आपकी जो फिजिकल मेमोरी होती है, तो इसको यूज करते हुए या इसका एक बड़ा रूप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ज्यादातर हम इसका यूज जो है अपने प्रोग्राम को बनाते टाइम यूज लेते हैं, जिससे हम उसके अंतर्गत अपने डेटा को जो है स्टोर करते हैं, वहां पर उसका मेमोरी के लिए यूज में लेते हैं। ये हमने कल तक जाना था। आज हम जो बात कर रहे हैं उसी से रिगार्डिंग है, क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी था ताकि आज के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वैपिंग की। तो इससे कल वाली क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम कोई सेकेंडरी मेमोरी है ये, और यहां पर अपनी जो है ये मेन मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में से मान लो कि इतना सारा डेटा पड़ा है। अब इस डेटा में से मेरे को इतना सा पार्ट जो है मेरे को यूज लेना है मेन मेमोरी में, तो इसको लेके आना यहां पर और अपना काम होने के बाद वापस इसको सेकेंडरी मेमोरी में लौटा देना। ये काम कौन करेगा? बेसिकली ये करेगा आपका स्वैपिंग। कौन करेगा भाई? स्वैपिंग। चलिए अब आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं कि स्वैपिंग, बफरिंग और ये स्पूलिंग होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्वैपिंग के बारे में। तो देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम मतलब मेमोरी के अंदर डेटा को कहां रखना है, कितनी उसको डेटा देना है, कितनी उसको मेमोरी देनी है, तो ये सारा जो काम होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत होता है। क्लियर? चलिए,
तो स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होती है, जो कि ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है तथा उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपके रैम के अंदर कोई प्रोसेस पूरा हो चुका है तो उसको वापस आप सेकेंडरी मेमोरी में भेज रहे हैं, तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा भाई? स्वैपिंग कहलाएगा। तो आप में से जल्दी से इस चीज को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको इनमें से कोई भी अगर पॉइंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्वैपिंग को याद करने का सबसे इजी मेथड है कि आपने सेकेंडरी मेमोरी से कोई पार्ट ऑफ प्रोसेस को रैम में लेके आए हैं और अपना काम पूरा हो गया है भाई। मान लो कि मैं फोटोशॉप ऑन कर रहा हूं या अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं, अब मुझे उसका जो प्रोसेस था वो मैंने कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया। तो अब मतलब क्या है, मैं उस प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूं। तो क्लोज इन द सेंस क्या है कि उस प्रोग्राम को हमने वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया है, जस्ट कॉल्ड इज स्वैपिंग। ठीक है, तो स्वैपिंग का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। चलिए अब ये पॉइंट क्या आखिर है कि मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन का सीधा सा तात्पर्य है कि आपकी रैम के अंतर्गत वो प्रोग्राम पड़ा रहता है जो अभी करंटली प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, बराबर। यानी जो प्रोसेस अभी चल रहे हैं वो सारे के सारे कहां होते हैं भाई? रैम में होते हैं। और जो भी आपका परमानेंट डेटा होता है वो कहां पर होता है भाई? वो होता है आपके हार्ड डिस्क में, यानी जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। चलिए बात यहां पर ये आ रही है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन मैंने आखिर यहां पर क्यों यूज किया वर्ड को? मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो प्रोसेस आपके कंप्यूटर के अंदर अभी चल रहा था ना, उसका काम पूरा हो चुका तो उसको अभी आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज का मतलब होता है कि मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत शुरुआत में शेड्यूलिंग टेक्निक पढ़ाई थी, जिसके अंदर हमने न्यू, रेडी, रनिंग और उसके बाद टर्मिनेट। मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस को आपने सेकेंडरी से रेडी में लेके आए, ठीक है, रेडी कर दिया उस प्रोसेस को, फिर आप उसको रनिंग में भेजेंगे। रनिंग इन द सेंस कि रैम में जाएगा वो, और रैम में जाने के बाद रैम उसको बोलेगा कि चल भाई तेरे को मैंने ये जगह दे दी, अब तू यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर, इसके बाद तेरे को क्या करेंगे, हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट हो गया, अब वो काम हो गया, तो अब उसको क्या करो भाई? क्लोज कर दो। क्लोज करने का मतलब यही होता है कि उसको वापस सेकेंडरी मेमोरी को वापस लौटा दो। तो उससे होता क्या है कि आपकी जो रैम के अंदर जो मेमोरी होती है वो वापस फ्री हो जाती है, ठीक है ना, और वो वापस रैम को मिल जाती है और आपका रैम भी अच्छे खासे तरीके से काम कर पाता है। अब देखो होता क्या है कि आप बहुत सारे प्रोसेस को ओपन करके बैठ जाते हो, तो कई बार आपके मोबाइल्स के अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कंप्यूटर के अंदर भी देखने को मिलती है कि आपने, जैसे मैं ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, कि आप अगर क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हो, सबसे बेटर और सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं कि आपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। अभी मान लो कि एक ही टैब ओपन ऊपर है, ऊपर जो है आपने ओपन कर रखा है, कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो। अब उसमें है क्या कि आपने इंस्टाग्राम के साथ एक और टैब ओपन कर दिया जिसमें आप कोई भी वीडियोस को शेयर कर रहे हो या कुछ भी उसके बारे में आप सर्च कर रहे हो। तीसरे वाले टैब में आपने फेसबुक ओपन कर दिया है, चौथे वाले टैब में आपको यूट्यूब ओपन कर लिया है, पांचवें वाले टैब में अंदर आपने कोई विकिपीडिया ओपन कर लिया, छठे वाले टैब में आपने जो है मेरे नोट्स ओपन कर लिए। मतलब क्या है कि आपने एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को आमंत्रण दे दिया है। अब देखो उसको हैंडल करने वाला अकेला बंदा, लेकिन उसके ऊपर काम 6 से 7 और 8 10 12, और कोई को तो ऐसा होता है कि कभी टैब बंद ही नहीं करता है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपका इंटरनेट जो होता है वो धीरे चलना लगने लग जाता है। आपका कंप्यूटर जो होता है, मोबाइल जो होता है, वो धीरे धीरे जो है थोड़ा हीट जनरेट करना शुरू कर देता है। तो वो होता क्यों है भाई? उसके पीछे एक ही कॉमन पॉइंट होता है कि आपके मेन मेमोरी में एक से ज्यादा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो जो प्रोसेस होने लायक नहीं है उसको बंद कर दीजिए आप, तो उससे आपकी क्या होगी भाई? मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गई, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इससे बेटर कोई एग्जांपल या इससे अच्छा कोई समझने का मेथड नहीं मिलेगा। यहां पर आपने समझ लिया है कि स्वैपिंग से हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, साथ ही मेमोरी यूटिलाइजेशन का काम भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाली जो बात है वो ये है कि सेकेंडरी मेमोरी में वह स्थान जहां पर स्वैप आउट प्रोसेस होती है उस स्थान को हम स्वैप स्पेस कहते हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आए हैं। मेमोरी का वो एरिया, वो स्पेस जहां पर कोई प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? स्वैप स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वैप स्पेस। अच्छा, स्वैप को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना, ठीक है। और यहां पर बात हमने स्वैपिंग की कर ली है, तो ये मतलब क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना और मेन मेमोरी से वापस स्वैप सेकेंडरी मेमोरी में डालना, दैट्स इज आपके स्वैपिंग, ठीक है। ये स्वैपिंग टेक्निक होती है। अब इससे हम मेन मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी करते हैं। जस्ट अभी आपको मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन करके समझा दिया है। अब देखिए आपके सामने मैंने एक इमेज को शो किया है, तो इससे आप अच्छे खासे लेवल से इसको समझ सकेंगे। ये मान के चलिए कि ये आपका कोई एक एरिया है
और यहाँ से कोई भी प्रोसेस को वापस यहाँ पर लाया जाता है रैम के अंतर्गत या आपकी जो भी फिजिकल मेमोरी है, और काम होने के बाद वापस उसको यहाँ से लौटा दिया जाता है। देखो, लाया जाता है, वापस लौटा दिया जाता है। यही आपका प्रोसेस क्या कहलाता है भाई? स्वैपिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट भी है, देख लीजिएगा कि अनटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक प्रोसेस मेमोरी के यूजर प्रोग्राम एरिया को ऑक्यूपाई करता है और तब तक मेमोरी में रहता है जब तक कि वो प्रोसेस पूरा नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक कोई प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में आ चुका है, तो वो तब तक जो है रैम की जगह को अपने पास रखेगा जब तक कि वो टर्मिनेट नहीं हो जाता है। अगर आपने मेरी जो है शेड्यूलिंग वाली टेक्निक नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़िएगा, मैंने वहां पर सारा कुछ कॉन्सेप्ट ये क्लियर करवाए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जब एक्टिव प्रोसेस मेन मेमोरी में अकमंडेट यानी समायोजित नहीं हो सकते, तब तक प्रोसेस को मेन मेमोरी से स्वैप आउट किया जाता है जिससे कि प्रोसेस जो दूसरे प्रोसेस होता है वो मेमोरी में आ सके। भाई ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये मैंने कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लास के अंदर समझाया था कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग काम होता है। देखिएगा, एक चीज बताता हूं यहां पर आपको कि हमने सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था मेरे इस चैनल पर। बैच का मतलब क्या होता है कि जब नए नए कंप्यूटर आए थे उस टाइम क्या होता था कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? यूज होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, या कंप्यूटर से पहले जो मशीनें यूज होती थी तो उस समय बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ये मान के चलिए उस समय होता क्या था भाई कि आपको कोई एक प्रोसेस पूरा करना है किसी एक मशीन के थ्रू जिसमें बैच ओएस, ध्यान से समझिएगा इसको कि इसमें बैच ओएस है। अब उसमें क्या होता था कि एक प्रोसेस को लोड करने के बाद वो प्रोसेस जब तक पूरा नहीं हो जाता था तब तक हम कोई दूसरे प्रोसेस को उसके ऊपर लोड नहीं कर सकते थे। अब इससे क्या होता था कि बहुत ही ज्यादा समय लग जाता था एक प्रोसेस को पूरा होने में, और अगला प्रोसेस होने में क्या पता भाई 1 महीना भी लग सकता था, 1 साल भी लग जाता था, कोई फिक्स नहीं था उस टाइम एरिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ भाई, इस बैच ऑपरेटिंग को रिप्लेस किया गया, इसकी जगह हमने जो है मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टीटास्किंग को यूज करना शुरू किया था। वैसे इसको पूरा डीपली मैंने जो है क्लास के अंदर बताया था, लेकिन यहाँ पर हिंट के तौर पर आपको बता रहा हूं कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे। तो मल्टी प्रोग्राम के अंदर होता क्या था भाई, यहाँ पर ये समझिएगा कि मल्टी प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि ये ओएस है, मान लो यहाँ पर एक प्रोसेस को लोड किया। अब जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक हम दूसरे वाले प्रोसेस को उस ओएस में लॉन्च नहीं करते थे। अब आप में से बहुत सारे ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सर अगर इसमें कुछ नया नहीं था फिर मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोग यूज क्यों करने लगे थे? ये चीज तो बैच ओएस में भी थी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक नया जो पॉइंट था वो ये था कि इसमें जब कोई प्रोसेस ये बोलती कि मुझे कोई इनपुट या आउटपुट करना है कंप्यूटर से, तो जब वो प्रोसेस अपने उस सीपीयू के अंदर जाती थी, कंप्यूटर के अंदर जाती थी सेकेंडरी मेमोरी में, तब क्या करता था ये ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी वाली प्रोसेस को अपने अंदर बुला लेता था और उसको बोलता था कि तू एग्जीक्यूट हो जा। वो भी बोलता कि मुझे जो है मुझे कोई ना कोई इनपुट आउटपुट करना, तो उसको भी बोलता चल जा, तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देता था कि तू जा और सेकेंडरी स्टोरेज से कोई भी डेटा पढ़ना है वो पढ़ के वापस आ जा। तो ये चीज चलती थी। अच्छा, इसके बाद में क्या था कि अगर कोई भी प्रोसेस नहीं बोलती या कोई प्रोसेस अगर उसको इंडिकेशन नहीं देती कि मुझे इनपुट आउटपुट करना, तब तक वो ही एग्जीक्यूट होती। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें टाइम अपना जो है वो बर्बाद हो रहा था। जब तक एक प्रोसेस आगे वाले क्लियर नहीं होती तब तक नेक्स्ट वाली प्रोसेस की बारी नहीं आती। हाँ, बारी आने की एक ही रीजन था कि कोई वो प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट करता ना तो ही जाती। चलो, इस चीज को पूरा करने के लिए क्या किया कि लोगों ने, अब मान लो कि भाई यूजर की डिमांड थी, लोगों ने बोला कि ऐसा तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो कंपनी ने मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है भाई, इसकी कहानी सुनिए कि मल्टीटास्किंग में होता क्या है आखिर कि आपका मान लीजिए कि ये ओएस है सॉरी, इसके अंदर कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपका कोई प्रोसेस हमने लोड कर दिया इसमें। अब इसमें क्या था कि इसमें सीपीयू अपनी मनमानी करता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मनमानी कैसे करता है, देखिए आपके सामने मान लीजिए कि कोई 5 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5। इनमें से पांचों प्रोसेस को इसमें लोड करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन पांचों को बोल देगा कि मैं प्रति एक को 1 मिनट का समय दूंगा, अगर 1 मिनट में आपको अपना काम करना है तो कर लीजिएगा, बाकी वापस लौट आइएगा। फिर दूसरे की बारी। तो इससे क्या होता है कि प्रत्येक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम बांट दिया जाता था। जैसे मान लो कि ये पहली प्रोसेस गई, 1 मिनट तक प्रोसेस होती, अगर इसका काम हो गया तो इसको वापस टर्मिनेट कर देते, नहीं होता तो इसको वापस बुला लेते। और अगर इस दौरान ये बोल देती कि मुझे कोई इनपुट आउटपुट करना है तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते। इस दौरान फिर वो क्या करती, दूसरी प्रोसेस को भी बुला लेती।
और अगर उसका 1 मिनट पूरा हो गया तो उसके बाद तो दूसरे की बारी है ही है। तो ये चीजें चली थी भाई, मल्टीटास्किंग, मल्टी ओएस। इसके अलावा भी मैंने आपको एम्बेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो क्लास जरूर देख लीजिएगा, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भी स्वैपिंग के अंतर्गत हम इन चीजों को भी जो है इसमें मैनेज करते हैं। अगली बात है कि अगली जो इसकी बात है कि अगर स्वैपिंग का जो है उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, तो इसका उद्देश्य हार्ड डिस्क में उपस्थित डेटा को एक्सेस करने तथा रैम में लाने के लिए किया जाता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है कि रैम में से सेकेंडरी मेमोरी में से डेटा को, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क। आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है, यूज क्यों होती है भाई? यूज होती है अपने परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो उस परमानेंट डेटा को, मतलब उसमें से जो भी अपन को प्रोसेस करना उसको रैम में लाना और उसको रैम से वापस उसमें ले जाना, यही आपका स्वैपिंग प्रोसेस है, जस्ट अभी आपको बताया था। अगली बात है कि इसके अंतर्गत आपको स्वैप का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब रैम में जो भी कोई डेटा होता है वो उपस्थित नहीं होता है। वही स्वैपिंग चलेगी कब? जब हमें कोई डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से में रैम में लाना है। अब रैम में लाएंगे कब? जब रैम खाली पड़ी होगी। तो एक चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है कि स्वैपिंग प्रोसेस होते हैं वो काम कब करती है? जब हमारे रैम में कोई डेटा उपस्थित ना हो। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। चलिए भाई, यहां पर ये सारी चीजें हो चुकी है स्वैपिंग से संबंधित। तो स्वैपिंग के बारे में अभी तक हमने क्या जाना है कि स्वैपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हम जो है सेकेंडरी मेमोरी में से जो चीज को अपन को या जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है उसको हम रैम में लाते हैं और उसका प्रोसेस पूरा होने के बाद उसको हम वापस रैम में भेजते हैं। इसी प्रोसेस को हम स्वैपिंग के नाम से जानते हैं। स्वैपिंग की मदद से हम जो है रैम को अच्छे खासे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी मेन मेमोरी को या मेमोरी को यूटिलाइजेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस पूरा हो चुका हो तो उसको समय पर वापस सेकेंडरी मेमोरी को लौटा देना। इससे क्या होगा कि अपनी जो रैम की मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी और रैम का जो एरिया, अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो कोई नई रैम भी आ पाएगी। ठीक है ना, नई जो मेमोरी है वो और नई जो प्रोसेस है वो भी आ पाएगी और अपना जो प्रोसेसिंग वर्क है वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इससे मेमोरी यूटिलाइजेशन का भी पॉइंट अपन के अंडर में आता है। ये सारी चीजें अभी हमने जस्ट इसके अंतर्गत जाननी है। चलिए अब आगे बात करते हैं बफरिंग के बारे में। अब देखिएगा कि बफरिंग क्या होता है आखिर। बहुत बार ये पॉइंट आपके सामने आता है, मेमोरी बफर, बफरिंग वीडियो, ये बफर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट ये जानने। तो एक बफर जो होता है वो टेम्पररी एरिया होता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बफर एक टेम्पररी एरिया होता है जहां डेटा मेन मेमोरी में ट्रांसफर होने से पहले कुछ समय के लिए स्टोर होता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आया इस बार कि बफर क्या होता है। बफर एक प्रकार का टेम्पररी एरिया होता है जहां पर डेटा मेन मेमोरी में ट्रांसफर होने से पहले कुछ समय के लिए स्टोर होता है। वह होता है आपका बफर एरिया। ठीक है ना, जैसे मेन मेमोरी में जाने से पहले कुछ देर उसको जो है आपको उसको जो है रेस्ट करवाना है, तो वो रेस्ट करेगा तो एक एरिया बनाया जाता है। उस एरिया को हम बोलते हैं बफर एरिया। क्या बोलते हैं? बफर एरिया बोलते हैं। बफरिंग कर्नल के आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। तो बफरिंग कर्नल के आईओ सब सिस्टम के द्वारा उपलब्ध की जाने वाली बेहद ही महत्वपूर्ण सेवा है। अच्छा, अब आपके सामने ये भी कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये आखिर जो बफरिंग होती है, ये जो आपकी सर्विस होती है, ये कौन आपको जो है उपलब्ध करवाता है? तो ध्यान रखिएगा कि आईओ सब सिस्टम जो होता है वो आपको इसको प्रोवाइड करता है, उपलब्ध करवाता है। बफरिंग 3 कारणों के लिए की जाती है। बफरिंग होती क्यों है भाई? सबसे पहले पॉइंट ये आता है। बफरिंग तो एक एरिया हो गया जहां पर मेन मेमोरी में कोई डेटा जाने से पहले थोड़ा होल्ड होगा, रेस्ट करेगा, उसके बाद आगे जाएगा। अब अच्छा, बफरिंग कौन उपलब्ध करवाता है? तो कर्नल का जो आईओ सब सिस्टम होता है वो आपको इसको सर्विस को उपलब्ध करवाता है। लेकिन पॉइंट ये आता कि आखिर ये बफरिंग क्यों की जाती है भाई? इसके पीछे कारण क्या है? कौन से 3 मेन कारण है? तो देखिए, पहला कारण आपके लिए इसके लिए क्या है कि सेंडर तथा रिसीवर के मध्य डेटा ट्रांसफर की गति को नियंत्रित करना। देखिए, ये आपका सेंडर और ये आपका रिसीवर। अब सेंडर से रिसीवर के मध्य डेटा ट्रांसमिशन, यानी ये डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है, तो इस डेटा को भेजने की और प्राप्त करने की जो गति है, मतलब डेटा ट्रांसफर की गति को कंट्रोल करने के लिए डेटा एकदम सही स्पीड से इसमें जाना चाहिए और वापस सही स्पीड से इसके पास आना चाहिए। तो ये कंट्रोल कौन करेगा भाई? बफर करेगा। नेक्स्ट देन दूसरा देखिए, विभिन्न साइज के डिवाइसेज के मध्य डेटा ट्रांसफर को एडजस्ट करना। भाई मान लीजिए कि ये रैम है, इसकी साइज अलग है, ये यहाँ पर हार्ड डिस्क है, इसकी साइज अलग है, तो इनके मध्य भी जो डेटा जा रहा है आ रहा है तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करना, इस फ्लो को कंट्रोल करना, ये भी कौन करता है? आपके बफरिंग करता है।
एप्लीकेशन आईओ के लिए कॉपी सिमेंटिक को सपोर्ट करना, ठीक है ना। कॉपी सिमेंटिक्स जो होती है, जो आईओ डिवाइसेज होते हैं जो कि एप्लीकेशन के अंतर्गत किए जाते हैं, तो उनको भी सपोर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बफरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज अभी हमने जानी है। तो बफर वो एरिया है जहां पर मेन मेमोरी में जाने से पहले कोई डेटा जो है थोड़ा सा रेस्ट करता है। अब देखिए कॉपी सिमेंटिक्स क्या होती है। तो कॉपी सिमेंटिक्स वहां यह सुनिश्चित करता है कि जब डेटा बफर तथा मेन मेमोरी के मध्य ट्रांसफर होगा तब बफर के डेटा या कंटेंट में कोई बदलाव तो नहीं होगा आखिर, ठीक है ना, कोई बदलाव तो नहीं होगा भाई। तो ये चीज इसके अंतर्गत आती है। अब देखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार की बफरिंग उपलब्ध करवाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओएस के अंतर्गत आपको कितने प्रकार की बफरिंग जो होती है वो देखने को मिलती है। तो पहला आता है सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग और सर्कुलर बफरिंग, ठीक है। अब इन तीनों को मैं आपको जो है डिस्कस करवा रहा हूं। अभी तक वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं एक एक करके इन कॉन्सेप्ट को कि सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग और सर्कुलर बफरिंग क्या होती है। तो देखिएगा बफरिंग के अंतर्गत सिंगल बफरिंग पहला पॉइंट देखते हैं। सिंगल बफरिंग क्या होती है कि भाई इसमें केवल एक सिस्टम बफर का प्रयोग डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। एक सिस्टम बफर जो होता है भाई, सिस्टम बफर, बफर का मतलब क्या है, जहां पर कोई डेटा ऐसा पड़ा है जो मेन मेमोरी में जाना चाहता है। तो एक सिस्टम बफर जो है उसका प्रयोग डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, सिंगल बफर का। अगला देखिएगा, जब एक यूजर प्रोग्राम आईओ ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, जब एक यूजर प्रोग्राम आईओ ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो डेटा इस सिस्टम बफर में तब तक ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, तब तक जो है ट्रांसफर होता रहेगा। तो देखिए इसमें तब तक जो है इसमें बफर होता रहेगा जब एक यूजर प्रोग्राम आईओ ऑपरेशन मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो डेटा इस सिस्टम बफर में तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि डेटा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर नहीं होता है, जब तक कि डेटा का जो पूरा ब्लॉक होता है वो ट्रांसफर नहीं हो जाता। इसके बाद सिस्टम बफर इस पूरे ब्लॉक को यूजर प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देता है, पूरे प्रोग्राम को जो है वो ट्रांसफर कर देता है हम लोग, ठीक है ना। बाकी हम जो होते हैं किसी भी डिवाइस को जब भी एक्सेस करेंगे तो पहले अपन को आईओ ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें इसको इनपुट या आउटपुट करना है, तब जाके उसको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जब एक यूजर आईओ ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो डेटा इस सिस्टम बफर में तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि डेटा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर नहीं होता, उस ब्लॉक के छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं वो ट्रांसफर होते रहेंगे। इसके बाद सिस्टम बफर इस पूरे ब्लॉक को यूजर प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देता है तथा वो दूसरे ब्लॉक के ट्रांसफर होने का इंतजार करता है, ठीक है। तो एक ब्लॉक आएगा भाई, ब्लॉक में से छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे आगे से आगे, कोई पहले ब्लॉक आ रहा है इसके पास, उसके बाद उस ब्लॉक के छोटे छोटे पार्ट्स को वो ट्रांसफर बार बार करता रहेगा, पूरा होने के बाद उस ब्लॉक को क्या कर देगा, वो यूजर को ट्रांसफर कर देगा, यूजर प्रोग्राम जो चल रहा है उसको ट्रांसफर कर देगा। देखिए यहाँ पर इस इमेज को भी देख लीजिए आप कि ये मेरा आईओ डिवाइस है, ठीक है। अब इससे कोई भी डेटा जो है ट्रांसफर किया जा रहा है इसमें, अब वो सिस्टम बफर के पास आ चुका। बफर का एरिया क्या है भाई कि मेन मेमोरी में भेजने से पहले इसमें जो कोई डेटा होता है वो ये इसको होल्ड करवाएगा, रेस्ट करवा देगा, और ये सारा ब्लॉक जो होता है वो धीरे धीरे करके क्या आ जाएगा, यूजर के पास जाएगा, और ये पूरा ब्लॉक आने के बाद ये नेक्स्ट के लिए वेट करेगा। ये इसमें होता है आपके सिंगल बफर के अंतर्गत, किसके अंदर, सिंगल बफर के अंतर्गत होता है। अगला होता है डबल बफर। डबल बफर के में क्या होता है कि इसमें डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए दो बफर का प्रयोग किया जाता है। अब एक बफर का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा भाई आपके सिंगल बफर, और दो बफर का यूज करेंगे तो हम डबल बफर का यूज करेंगे। डेटा को सबसे पहले आईओ डिवाइस से प्रथम सिस्टम बफर में ट्रांसफर किया जाता है। पहला जो सिस्टम बफर होता है उसमें ट्रांसफर करेंगे, इससे फिर इसे दूसरे सिस्टम बफर में ट्रांसफर किया जाता है। ये दूसरा सिस्टम बफर जो है इसमें इसको ट्रांसफर करेंगे, अंत में डेटा को यूजर प्रोग्राम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। भाई देखो पहले ये ट्रांसफर आया सिस्टम बफर, ये आगे गया, इसके बाद दूसरा वाला ये आया, देखो ये एक नंबर ये है, ये दो नंबर है, और ये यूजर प्रोग्राम है जिसको इसे लौटाना है या इसको भेजना है। तो एक साथ दो बफर यूज करेंगे तो वो हो गया आपके डबल, और एक साथ सिंगल यूज करेंगे तो वो होगा सिंगल बफर। अगली बात करते हैं सर्कुलर बफर, यानी सर्कुलर मतलब क्या है, इसमें बार बार घूमने वाला सिस्टम रहेगा। इसका प्रयोग आखिर तब तक किया जाता है जब यूजर को लगातार डेटा के बहुत बड़े ब्लॉक की जरूरत होती है। इसमें बहुत सारे सिस्टम बफर का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक से अधिक यानी मल्टीपल बफर का प्रयोग करेंगे हम इसके लिए। सबसे पहले डेटा आईओ डिवाइस से प्रथम बफर में ट्रांसफर होता है तथा इसके बाद दूसरे
दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे, इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। यानी बफर आते रहेंगे कंटिन्यूली, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ऐसे चलता रहेगा तथा अंतिम बफर के बाद ये डेटा यूजर प्रोग्राम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये आपका यूजर प्रोग्राम है, इसको ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा। ये होता है आपके सर्कुलर बफर। तो बफर 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल और सर्कुलर बफर। ठीक है, ये चीजें इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। अब बात आती है आपके लास्ट, स्पूलिंग क्या होते हैं। स्पूलिंग, तो देखिए स्पूलिंग एक बफर है, जहां स्पूलिंग एक बफर है, या हम कह सकते हैं कि यह एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होती है। टेम्पररी मतलब जिसमें कुछ देर के लिए डेटा रहता है। ये सीधा सा इसका याद करने का ट्रिक है। तो बफर स्पूल एक बफर एरिया है, या हम कह सकते हैं एक टेम्पररी बफर एरिया होता है जो कि आईओ जॉब्स के डेटा को स्टोर करता है। यह स्टोरेज एरिया इनपुट आउटपुट जैसे प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है। जो प्रिंटर होता है वो तो आउटपुट है आपके, मान लो, तो उसके लिए भी ये यूज एक्सेसिबल हो सकता है, या इसके अलावा जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है उनके लिए भी एक्सेसिबल होता है। स्पूल का पूरा नाम क्या है भाई? देखो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट इस बार आया है। स्पूल का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म अगर आपको पूछ लिया जाता है तो स्पूल का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ठीक है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, ये होता है स्पूल का फुल फॉर्म। स्पूलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को टेम्पररी स्टोरेज एरिया, जिसे हम स्पूल कहते हैं, उसके अंतर्गत भेजा जाता है, जहां कुछ समय के लिए वहां स्टोर रहता है। यानी ये एक प्रकार का टेम्पररी स्टोर एरिया होता है स्पूल, जहां पर डेटा कुछ समय के लिए रहता है। तो इसके अंतर्गत जो डेटा लाना और उसको थोड़ी देर के लिए जो रेस्ट करवाने की जो प्रक्रिया होती है वही होती है आपके स्पूलिंग। उदाहरण के लिए माना एक यूजर ने 50 पेज प्रिंट करने और प्रिंटर 1 मिनट में केवल 10 पेज को ही प्रिंट कर सकता है। भाई मान लो कि आपको कोई 50 पेज प्रिंट करने हैं, लेकिन आप जो प्रिंटर यूज कर रहे हो उसमें 1 मिनट में आप सिर्फ 10 पेज को ही प्रिंट कर सकते हो। तो हमें सभी को प्रिंट करने में 5 मिनट लग जाएंगे। यदि सीपीयू को प्रिंटिंग के इस कार्य को खत्म करने का इंतजार पड़े तो कंप्यूटर इन 5 मिनट में कुछ अन्य काम नहीं कर पाएगा। भाई डेफिनेटली वो चीज है कि उसमें वो जो है वो काम कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए स्पूलिंग यानी स्पूल एरिया के अंतर्गत रख देते हैं, जिससे वो मिनट पूरा होने के बाद नेक्स्ट की बारी आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट की बारी आ जाती है। और आपने देखा भी होगा अपने कंप्यूटर के अंतर्गत कि कोई भी प्रिंट देने के बाद वो एक क्यू के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक की बारी आती रहती है। इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्पूलिंग तकनीक का प्रयोग करता है। यानी कि टेम्पररी स्टोरेज एरिया बना दिया इसने, जिसमें डेटा जो होता है वो टेम्पररी बेस पर यानी कुछ देर के लिए वहां पर जो है रहता है। और मैंने इसके लिए अभी आपको प्रिंटर वाला एग्जांपल भी इसीलिए दिया था ताकि यहाँ पर इसको आप समझ पाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आज के लिए रखे थे मैंने, जिसके अंदर आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत जो है स्वैपिंग, बफरिंग और स्पूलिंग के बारे में जाना है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी है जरूर अपनी जो राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।